हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विपिन चंद्र एग्ज़ाम प्रिपरेशन। हम यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की आज फुल सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं और हम उठा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला टॉपिक 1857 की महान क्रांति। तो मित्रों, इस क्रांति के बारे में आइए जानते हैं। यह क्रांति बड़ी ही भयावह क्रांति थी, जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई और काफ़ी जन समुदाय इसमें सम्मिलित हुआ। मित्रों, 1857 की क्रांति की घटना कोई एक दिन का परिणाम नहीं थी, बल्कि हजारों वर्षों की अंग्रेज़ों की कमियों का परिणाम था। तो हम इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट वाइज जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग दिग्भ्रमित ना हों। मित्रों, हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें, क्योंकि आधी वीडियो देखने से ना आपका कोई फ़ायदा है और ना ही हमें कोई मोटिवेशन मिल पाता है। तो हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। 1857 की क्रांति भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम घटना, भारत की जनता का वर्षों पुराना आक्रोश का फल। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण निम्न हैं। 1857 की क्रांति के 4 मुख्य कारण थे। सामाजिक कारण, सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेज़ों ने काफ़ी बदलाव किया। जैसे अंग्रेज़ों ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को तोड़ा, हम में ऊंच नीच की भावना का फैलाव किया और अपनी ब्रिटिश संस्कृति को भारतीय संस्कृति से उन्नत बताया, हमें पिछड़ा बताया, हमें कम आंका, जिससे हमारा आत्मसम्मान प्रफुल्लित हुआ और हम क्रांति के लिए व्याकुल हो उठे। दूसरा कारण राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में प्रमुख कारण जो था वो डलहौजी की राज्य हड़प नीति। मित्रों, हमारी भारतीय परंपरा में हमेशा से ये रहा है, अगर किसी राजा के स्वयं की संतान नहीं थी तो राजा अपने इष्ट मित्रों या किसी अन्य की संतान गोद लेकर के उसे राजा बना देता था। परंतु अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज गवर्नर जनरल डलहौजी ने इस नीति का खंडन किया और उसने एक नई नीति जो जारी की, वो थी राज्य हड़प नीति। इस नीति के अनुसार जिस राजा के स्वयं की संतान नहीं होती थी, उस राज्य को अंग्रेज हड़प लेते थे। इस नीति का काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया। तीसरी जो नीति थी वो आर्थिक कारण रहा। आर्थिक कारण करों का अत्यधिक बढ़ना, भारतीय उद्योग धंधों का नष्ट होना, भारत में गरीबी, भूखमरी, अकाल, सूखा जैसी समस्याओं से ग्रस्त होने के बावजूद अंग्रेज अपने कर को कम नहीं कर रहे थे, जिससे जनता काफ़ी परेशान थी। तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में मित्रों चर्बी वाले कारतूस। ये घटना 1856 की है, जब भारतीय सेना में इनफील्ड राइफल पहली बार लागू किए गए। मित्रों, इनफील्ड राइफल की जो कारतूस डालने से पहले जो ट्रिगर था उसे मुंह से खींचना पड़ता था। अब उसी समय ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। पील आयोग भी जो इस 1857 की जांच के लिए बनाया गया था, वो भी ये नहीं बता पाया कि ये अफवाह या सच्चाई कैसे फैली कि उस
में चर्बी लगी हुई है, परंतु भारतीय सेना में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर कौम के लोग थे। और एक ऐसी अफवाह फैली जिसे अंग्रेज़ अफवाह ही मानते थे, जिसमें ये कहा गया कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है। तो चर्बी वाली कारतूसों से भारतीय सेना के जो जवान थे वो काफ़ी विद्रोही हो गए और उन्होंने 1857 की क्रांति का बिगुल फूंक दिया। तो ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। इनफील्ड राइफल का भारतीय सेना में प्रवेश। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी के एक सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह किया। तो प्रथम विद्रोह जो किया वो मंगल पांडे ने किया और इस विद्रोह को दबा दिया गया और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मित्रों, मंगल पांडे का संबंध 14वीं बंगाल इन्फेंट्री से था। 10 मई 1857 को मेरठ की एक सैनिक टुकड़ी ने क्रांति का आरंभ किया। मित्रों, 1857 की क्रांति का आरंभ उत्तर प्रदेश मेरठ की सैनिक छावनी से हुआ। ये सैनिक सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली के अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र से रिक्वेस्ट किया कि वो आने वाली क्रांति का नेतृत्व करें, जिस बात को बहादुर शाह जफ़र ने माना। परंतु बहादुर शाह जफ़र काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे और इसलिए बहादुर शाह जफ़र ने अपनी तरफ से इस क्रांति का जो दिल्ली में सेनानायक जिसे नियुक्त किया उसका नाम था बख्त खां। अब हम ये जानेंगे कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय पदाधिकारी कौन थे। तो 2 पदाधिकारी जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उस समय भारत प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो पाम स्टेन थे, जबकि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग साहब थे। नोट, यहाँ पे कुछ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ नोट करनी चाहिए। जब अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ तो 1748 में मेजर स्टीजर लॉरेंस थे, जिन्हें अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। मित्रों, अंग्रेज जब आए थे तो वो क्षमता में, सैन्य बल में काफ़ी कम थे, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच में काफ़ी दूरी है, हज़ारों किलोमीटर का फासला है। वहाँ से उतने ना ही ब्रिटेन में इतनी जनसंख्या थी जो कि भारत को अपने अंडर में ले सके। इसलिए अंग्रेज़ों ने एक चाल चली कि भारत की गरीबी और बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाया, यहाँ से नवयुवकों को सेना में भर्ती किया और हमारे ही सैनिकों के द्वारा हम पर राज्य किया। तो इसी चाल के तहत 1748 में उन्होंने भारतीय सेना का निर्माण किया। अब हम जानेंगे 1857 की क्रांति का परिणाम और कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो परिणाम साफ है कि हम बिना तैयारी के लड़े, हमारे पास संसाधन नहीं थे, इसलिए 1857 की क्रांति अंग्रेज़ों ने दबा दी और भारतीय सैनिकों सहित जन समुदाय का काफ़ी नुकसान हुआ। क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने
भारतीय सेना में कुछ बदलाव किए। जैसे बंगाल की सेना में भारतीय प्लस अंग्रेजी सैनिकों का जो अनुपात था वो 2.1 कर दिया। मद्रास और बम्बई के सेना में भारतीय प्लस अंग्रेजी सेना का अनुपात 5.2 कर दिया। मतलब हर जगह उन्होंने अब अंग्रेजी सेना के सिपाहियों की संख्या बढ़ाई और भारतीय सेना के सिपाहियों की संख्या कम कर दी। और इसी के साथ उन्होंने एक और चाल चली जिस पर हम विचार करेंगे। 1857 की क्रांति की जांच के लिए अंग्रेज़ों ने पील आयोग का गठन किया। पील आयोग ने अपनी रिपोर्ट आगे चलकर दी। 1857 की क्रांति में बिहार, अवध तथा वह स्थान जहां के सैनिकों ने विद्रोह किया उनको गैर लड़ाकू घोषित किया गया। सिख, गोरखा, पठान जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया उन्हें लड़ाकू घोषित किया गया। अंग्रेजी भारतीय सेना में भारतीयों के लिए जो सबसे बड़ा पद था वो सूबेदार का था। तो देखिए मित्रों, हमारे द्वारा ही हम पर राज्य करते थे और जो सबसे बड़ा पद एक भारतीय सैनिक के लिए था वो मात्र सूबेदार का था। यानी पूरी लाइफ में वो सूबेदार से ऊपर नहीं जा पाते थे, कितने ही दिन क्यों ना अपनी सेवाएं ब्रिटिश भारतीय सेना में दें। 1857 की क्रांति का विश्लेषण ये कहता है कि 1857 की क्रांति असफल रही, परंतु इसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीयों को अपनी शक्ति का एकजुटता एवं विसंगति का भी अनुभव हुआ। भारतीय लोग ये जान पाए एकजुटता में तो शक्ति है, परंतु विसंगति क्या है, उनकी कमियां क्या थी, जिस पर भी उन्होंने गौर किया। परंतु 1857 की क्रांति से जिसे आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान की और भारत यहीं से अपनी प्रेरणा लेकर के आने वाले समय में राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में भारतीय जनता ने पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों को परास्त किया और 1947 में 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। 1857 की क्रांति के कुछ केंद्र जो प्रमुख थे और उनके प्रमुख नेता, जैसे अवध में बेगम हजरत महल। अवध जो कि उस समय का सबसे बड़ा प्रांत था। मित्रों, अवध की प्रॉब्लम ये थी कि अवध के जो महाराजा थे उनके कोई पुत्र नहीं था, तो यहाँ के जो शासिका थी बेगम हजरत महल, उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम बिरजिस कदीर था, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने उसे शासक नहीं माना। इसलिए बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया और काफ़ी बहादुरी से लड़ी। नाना साहब जो कानपुर में थे उस समय, इनको अंग्रेज पेंशन देना बंद कर दिया था। बिहार में बाबू कुंवर सिंह को भी पेंशन अंग्रेज़ों ने देना बंद कर दिया। फैजाबाद में जो 1857 की क्रांति के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला, दिल्ली बहादुर शाह जफ़र और बख्त खां, इलाहाबाद में लियाकत अली, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इनके पुत्र को भी अंग्रेज़ों ने उत्तरदायी शासक नहीं माना और इनके राज्य को हड़प लिया। बरेली में खान बहादुर खां। तो मित्रों, ये कुछ प्रमुख हमारे क्षेत्र थे, बाकी ये क्रांति तो काफ़ी व्यापक थी। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत, जैसे कि वीर सावरकर महोदय
इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, तो डिजरावली साहब इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं और टी.आर. होम्स ने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी और जेम्स आउट्रम डब्ल्यू. टेलर ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र बताया। एक प्रमुख कथन जो किसी अंग्रेज़ ने हमारे देश की एक बेहतरीन लड़ाका रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए कहा था कि विद्रोहियों में वह अकेली मर्द थी, उस अंग्रेज़ का नाम होरोज था। तो मित्रों, ये 1857 की क्रांति का संक्षिप्त परंतु संपूर्ण विश्लेषण था जो हमने आप सबके सामने प्रस्तुत किया। अगर ये अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।